नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी एक पूरे देश पे हुकूमत करने लगी? आज हम भारत के उस 200 साल लंबे सफर को देखेंगे जिसमें सत्ता एक प्राइवेट कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह हमारी कहानी भी सत्ता के संघर्ष से ही शुरू होती है। जरा सोचिए, एक तरफ एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी है, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य, और इन दोनों के बीच दांव पर लगा है भारत का भविष्य। तो एक कोने में है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी मुनाफे से चलने वाले व्यापारी, और दूसरे कोने में है ब्रिटिश क्राउन, यानी हुकूमत करने को बेताब अधिकारी। ये सिर्फ कोई रस्साकशी नहीं थी, ये तो भारत की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी कि उस पर राज कौन करेगा, व्यापारी या फिर सरकार। ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज्यादा भ्रष्ट और बेकाबू हो चुकी थी कि ब्रिटिश सरकार को आखिरकार दखल देना ही पड़ा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक चेतावनी थी। यहीं से उस लंबी लड़ाई की शुरुआत हुई जिसमें क्राउन ने धीरे धीरे कंपनी से कंट्रोल छीनना शुरू कर दिया। तो क्राउन में कंपनी पर अपनी पकड़ मजबूत कैसे की? उन्होंने एक एक करके कानून बनाए और कंपनी की ताकत को सिस्टमैटिक तरीके से कम करते गए। चलिए देखते हैं कि यह सब कैसे हुआ। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एक गेम चेंजर था। इसने एक साफ लकीर खींच दी। क्राउन राजनीतिक और सैन्य मामले संभालेगा, जबकि कंपनी सिर्फ व्यापार पर ध्यान देगी। ताकत का ये बंटवारा भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। संदेश एकदम जोरदार और साफ था। कंपनी, तुम व्यापार करो, हम हुकूमत करेंगे। क्राउन अब सत्ता बांट नहीं रहा था, वो सत्ता अपने हाथ में ले रहा था। फिर आया चार्टर एक्ट्स का दौर, जो हर 20 साल में आता था और हर बार क्राउन कंपनी की ताकत को थोड़ा और कम कर देता था। 1813 में उसकी ट्रेड मोनोपोली छीन ली गई। 1833 तक वो बस नाम की कंपनी रह गई थी, काम तो सरकारी डिपार्टमेंट जैसा ही था। और 1853 में शासन में और सुधार करके कंपनी को क्राउन के और भी करीब ला दिया गया। सिविल सर्विसेज में सुधार का मामला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। 1833 में यह प्रस्ताव आया कि इसे सभी के लिए खोल दिया जाए, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स ने 20 साल तक इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि वे अपने लोगों को नियुक्त करने की अपनी ताकत छोड़ना नहीं चाहते थे। इससे पता चलता है कि यह पावर का ट्रांसफर कितना मुश्किल था। और फिर 1857 में सब कुछ बदल गया। एक ऐसी घटना जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला के रख दी और जो कंपनी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, एक भूकंप जैसा था। इसने ब्रिटिश सरकार को नींद से जगाया और उन्हें दिखा दिया कि कंपनी का शासन अब और नहीं चल सकता। एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी। सत्ता का हस्तांतरण बहुत तेजी से और पूरी तरह से हुआ। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया। उसकी जगह एक नया सिस्टम आया, वॉइस राय के जरिए सीधे क्राउन का शासन। ये भारत में ब्रिटिश हुकूमत के एक नए दौर की शुरुआत थी। 1857 के बाद अंग्रेजों को ये समझ आ गया कि वो सिर्फ ताकत के दम पर राज नहीं कर सकते। उन्हें एक नई रणनीति की जरूरत थी, सहयोग। उन्होंने भारतीयों को शासन में शामिल करना शुरू किया, बराबरी के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले विद्रोहों को रोकने के लिए। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भारतीय प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ा। लेकिन यहाँ एक पेच था। भारतीयों को कहने के लिए तो जगह दी गई, पर असली ताकत हमेशा अंग्रेजों के हाथ में ही रही। ये कंट्रोल का एक भ्रम था, हकीकत नहीं। 1909 में अंग्रेजों ने एक बहुत ही विवादास्पद चीज शुरू की, सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। इसका मतलब था कि मुसलमान सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। इस बांटो और राज करो की नीति ने सांप्रदायिक विभाजन के ऐसे बीज बोए जिसका असर आज भी भारत पर दिखता है। और किस्मत का खेल देखिए, जिन आखिरी कानूनों को ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए बनाया गया था, उन्हीं से अनजाने में एक आजाद भारत की नींव रखी गई। चलिए देखते हैं कि आधुनिक भारत का यह खाका कैसे तैयार हुआ। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत बड़ा था। इसने आज के भारत की कई बुनियादें रखीं, एक फेडरल स्ट्रक्चर, एक सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, और एक सुप्रीम कोर्ट की तरह फेडरल कोर्ट। ये एक तरह से आजाद भारत का ब्लूप्रिंट था, जिसे लिखा अंग्रेजों ने था। तो ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब भारत ने अपना संविधान लिखा तो उन्होंने सब कुछ नए सिरे से शुरू नहीं किया।
उन्होंने 1935 के एक्ट के बड़े हिस्से को सीधे तौर पर अपना लिया। दूसरे शब्दों में, आज के भारत के शासन की जड़ें सीधे ब्रिटिश राज के आखिरी दिनों से जुड़ी हैं। और आखिर में घटनाओं का एक तेज सिलसिला शुरू हुआ जिसने आज़ादी का रास्ता साफ कर दिया। क्रिप्स मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और फिर 1947 में आज़ादी। 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू किया और इस तरह एक ट्रेडिंग कंपनी से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तक का 200 साल लंबा सफर पूरा हुआ। तो इस 200 साल के सफर से हम क्या सीखते हैं? कॉरपोरेट लालच से लेकर शाही नियंत्रण और आखिरकार आज़ादी तक, ये इतिहास सिर्फ बीती हुई बात नहीं है, ये आज भी भारत को आकार दे रहा है। तो अगली बार जब भारत के बारे में पढ़ें तो इस जटिल विरासत के बारे में जरूर सोचिएगा।